हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास के जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेस और ये हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है। एवरी ईयर आरबीएससी के अंदर इसके अंदर से काफ़ी अच्छा खासा वेटेज कंटेन किया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर 4-5 सिस्टम दिए हुए हैं हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट, तो उनमें से कोई ना कोई एक सिस्टम एवरी ईयर पूछा जाता है। तो देखो, हम इस चैप्टर को अभी वन शॉट कर रहे हैं, यानी कि पूरी कंप्लीट वीडियो आपको देखना कंपलसरी है। अगर आपने बीच में वीडियो स्किप की तो एक भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस रिगार्डिंग आपको ये कंप्लीट आपको सिट टाइट होके बैठना पड़ेगा ताकि आप लास्ट तक इस वीडियो को देख पाएँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको बोर नहीं होना है और कुछ ना कुछ खाते पीते रहें बीच में ताकि आपको बोरियत फील ना हो पढ़ाई करते टाइम। तो चलो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि ज़िंदगी को जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें बहुत सारी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक हम खाना भी खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सांस भी लेते हैं, बहुत सारी हम ऐसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसके थ्रू हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम एक भी दिन खाना नहीं खाएं तो अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे, भूख लगेगी। तो सेम टू सेम लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर में हमें देखना यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसी कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपके सामने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, लाइक ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या फिर सर्कुलेशन हो गया। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी कुछ लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती हैं। जैसे कि ग्रोथ है, ग्रोथ यानी वो जब भी अपनी सेल होती हैं उनको डिवाइड करेंगे और डिवाइजन के थ्रू उनकी सेल्स ग्रोथ कर पाती हैं। एक्सक्रीशन यानी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। रेस्पायर का मतलब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में आएगा। तो सर्कुलेशन यानी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी फ्लूइड पोर्शंस होते हैं, लाइक ब्लड हुआ, लिम्फ हुआ, तो उनको भी हम उसके अंदर फ्लो करते हैं, तो वो सर्कुलेशन के अंदर आता है। अब देखो, हमारा इस टॉपिक को पढ़ते टाइम सबसे पहला जो वर्ड आया वो आया लिविंग थिंग्स। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि लिविंग थिंग्स होती क्या हैं और लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लिविंग थिंग्स। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, ऐसी चीजें जिसकी अपन फिंगर को काटे तो ब्लड निकले, सीधी सी बात है। ठीक है, अब अगर हम लकड़ी को काट के देखें तो उससे तो कुछ निकलना है नहीं और ना ही उसको पेन होगा, ना ही वो चिल्ला सकती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट हो जो नॉन लिविंग होगी, उसके ना तो कभी पेन हो सकता है, ना ही उसके अंदर सेंस होती है इतनी कि उसको क्या हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर लिविंग थिंग्स होंगी तो उनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक ब्रीथिंग हो गया, वो ब्रीथ भी करेगी, ईटिंग हो गया यानी ईट भी करेगी, खाना भी खाएगी, और ग्रोथ यानी वो ग्रोथ भी शो करती है। ठीक है, और उसके अलावा मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल्फ मूवमेंट। आप लोग सोचोगे कि सर मूवमेंट तो हमारी जो बस होती है या व्हीकल होता है, कोई भी होता है, वो भी मूव करता है, तो क्या वो भी लिविंग थिंग्स में आएगा? नो। उसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि हम उसको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अपन मूव करवाते हैं, यानी अगर उसके ऊपर ड्राइवर या कंडक्टर नहीं बैठे तो वो मूव नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बस के रात को 2 बजे अगर ये माइंड में आ जाए कि हमें अजमेर जाना है तो कभी भी कोई भी व्हीकल अपने आप से रात को कभी भी, या रात को या दिन को कभी भी, वो मूव नहीं कर पाएगा। तो उसको बाहर से ऑब्जेक्ट होता है, एक्सटर्नल फोर्स हमें प्लेस करना पड़ता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है। लेकिन अगर लिविंग थिंग्स होगा तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो मूव करेगा। तो सेल्फ मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि वो अपने दिमाग से खुद डिसीजन लेकर मूवमेंट शो कर सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब वो अपनी जैसी फोटोकॉपी प्रोड्यूस कर सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन शो करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनके अंदर सेंसेज होती है। सेंस का मतलब उस चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, इमोशंस होते हैं, रो सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, हंस सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे हम लिविंग थिंग्स। लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑल प्लांट्स आ जाएंगे, उसके अलावा हम ह्यूमन बींग्स हैं और भी हमारे जैसे एनिमल्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक है उनका अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक अगर फॉलो करेंगे तो उनको नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। लाइक नॉन लिविंग जो चीजें होंगी वो कभी ईट नहीं कर सकते, कुछ खा पी नहीं सकती हैं। उसके अलावा ग्रोथ भी उनके अंदर नहीं होगी, जितनी साइज है मार्कर है नॉन लिविंग है, इसकी जो साइज एक बार फिक्स है तो वो अब अपने को ये ग्रोथ शो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि इसको हमने जमीन में लगा दिया, इसको पानी पिलाएं रोज तो ये ग्रो हो जाएगा। नो, ये ग्रो नहीं हो सकता है। ब्रीथिंग, इसको अपन ब्रीथ भी करते हुए नहीं देखते, और मूवमेंट भी शो नहीं करेगा। अगर मैंने हाथ से पकड़ रखा है, रख दिया और उठा लिया, उसके बाद ही मूव कर पाएगा। अदरवाइज अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो ये अपने आप से मूवमेंट शो नहीं कर सकता है। दूसरी बात रिप्रोड्यूस, अगर हम इस मार्कर को बोलें कि दूसरा मार्कर प्रोड्यूस करके दो तो इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये हमें दूसरा मार्कर बना के दे दे, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनके पास कोई सेंस नहीं होती है। इस मार्कर को आप जलाओ चाहे आग में फेंक दो, इसको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा, इसको दर्द भी नहीं होता है, ये रोता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है, विच मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर
कंटेन करेंगे हम। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। तो देखते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है द प्रोसेस विच आर इसेंशियल टू सर्वाइवल एंड नेसेसरी टू मेंटेन बॉडी फंक्शंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि ऐसी प्रोसेसेज जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं, जीने के लिए जरूरी होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग ये काम करेगा कि सर जीने के लिए तो गर्लफ्रेंड भी जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लाइफ प्रोसेसेज की। तो देखो प्रोसेसेज में वो गर्लफ्रेंड नहीं आती है, ठीक है। इसलिए ऐसी लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कि इसेंशियल और बॉडी फंक्शंस को भी मेंटेन करे। यानी कि हमारी कोई बॉडी है, मूव कर रही है, ग्रोथ कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उन सभी के अंदर हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए हमें ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ऐसी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती हैं जिनसे कि हमारा काम हो सके, हमारी बॉडी चल फिर सके, ठीक है। तो बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए और सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस एसेंशियल होती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन एक बॉडी की प्रोसेस है जो कि हमारे लिए एसेंशियल होती है। एसेंशियल का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, क्या सर्वाइव कर पाएंगे, क्या? नो। आपका आंसर होगा नो। तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ब्लड अगर हमारे हाथ तक नहीं पहुंचे, पैर तक नहीं पहुंचे, तो हमारे हाथ पैर काम ही करना बंद कर देंगे। अगेन दूसरा लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि हम जो चीज खाते हैं वो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब अगर हम कुछ खाएं नहीं और अगर हमारे को एनर्जी नहीं मिले तो हम कितने देर काम कर सकते हैं, ये आप सभी सोच पा रहे होंगे। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन भी हमारे लिए इसेंशियल है, जरूरी है। रेस्पिरेशन का मतलब अगर हम सांस नहीं लें, ब्रीथिंग नहीं करें तो आप कितनी देर जीवित रह सकते हैं, कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन भी हमारे लिए इसेंशियल हो जाती है। और अगला रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डाउट ये आता है कि सर हम तो सेल्फ इतनी पावर रखते हैं कि रिप्रोडक्शन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, हम तो जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब ये भी लाइफ प्रोसेस होती है। बिकॉज रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एंटरटेनमेंट के लिए रिप्रोडक्शन किया जाए। रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि रिप्रोडक्शन से बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइक आप सपोज कीजिए कि प्लांट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो क्या हम खाना खा पाएंगे क्या? क्योंकि हम तो मैक्सिमम जो फूड का रिसोर्स है हमारे लिए वो तो प्लांट्स ही हैं। तो इसीलिए अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर पा रहा है अपने आप को तभी तो हम लोग जीवित हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन अगर हमारे लिए ना सही तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल समझ लो। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। उसके अलावा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हुआ कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अब अगर हम खाते जाएं और अगर हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज बच गया तो हमारी बॉडी बीमारियों का घर बन जाएगी। इसीलिए उसको बॉडी से टाइम टू टाइम एक्सक्रीट करना भी कंपलसरी है, बाहर निकालना भी कंपलसरी है। इस वजह से ये सभी प्रोसेसेज हमारे लिए इसेंशियल हो जाती हैं सर्वाइवल के लिए और बॉडी फंक्शंस को भी परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो इनको बोलेंगे अपन लाइफ प्रोसेस। अब देखो दो टाइप की ऑर्गेनिज्म होती हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो ये सभी लाइफ प्रोसेसेज उसके अंदर सिंगल सेल के अंदर हो पाती हैं। यानी कि एक ही बॉडी होती है यूनिसेलुलर के पास, तो ये सभी प्रोसेसेज को सिंगल सेल के अंदर कैरिड आउट करता है यूनिसेलुलर। उसके अलावा अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो ह्यूमन बींग्स होता है मल्टी सेलुलर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं और उन वेल डेवलप्ड ऑर्गन की हेल्प से हम इन सभी लाइफ प्रोसेसेज को कंटिन्यू कर पाते हैं या परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। जबकि यूनिसेलुलर के पास सिंगल सेल होती है इनको परफॉर्म करने के लिए। इतना हमने लाइफ प्रोसेस के टॉपिक पर अभी डिस्कस किया है। उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू करते हैं लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट लाइफ प्रोसेस को जो है हमारी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो देखते हैं हम डेफिनेशन को। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन का एक्चुअल मीनिंग है न्यूट्रिशन इज ए मेथड इन विच द फूड इज टेकिंग इनसाइड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। यानी कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा फूड होता है उस फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमको। न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो हमारे लिए बॉडी के लिए कंपलसरी होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर? तो फूड के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा कार्बोहाइड्रेट।
अगेन और मिलता है फैट, बाकी उसके अंदर प्रोटीन्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और रफेज मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना ही नहीं होता है, सिर्फ इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, यानी कि एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइजेशन करने को न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन को अगेन देखो, तो न्यूट्रिशन क्या होती है, ये मेथड होता है जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करेंगे, टेकिंग इनसाइड, यानी कि हम बॉडी के इनसाइड टेक करेंगे और उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो यूटिलाइज किस फॉर्म में करेंगे, एनर्जी की फॉर्म में हम उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन। सिर्फ खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं होता है, खाना खाने के बाद जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, उन सभी का एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइजेशन करने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं अपन न्यूट्रिशन, ठीक है। आई होप कि न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन किस किस तरीके से लेते हैं, क्या क्या मेथड होता है उनका न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने का। तो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने का दो तरीका होता है, या तो ऑटोमेटिकली बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करती हैं, उनको बोलेंगे अपन ऑटोट्रोप्स, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाती हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते न्यूट्रिशन के बिहेव पर देखें तो। सेकंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले, उनको बोलेंगे हेटरोट्रोप्स। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑटोट्रोप्स तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड को फॉलो करते हैं, हेटरोट्रोप्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या उस मेथड के थ्रू न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोट्रोप्स के अंदर आ जाएगा मेनली प्लांट्स। तो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उनको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रोप्स के अंदर और उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आएंगे ह्यूमन बींग्स, यानी कि हेटरोट्रोप, यानी कि जो दूसरी स्पेसीज के ऊपर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल होगा क्योंकि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड हुए। हम एक्चुअल में बात करें तो ऑटोट्रोप्स के ऊपर यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमें कोई फ्रूट खाना है तो वो हमें प्लांट से मिलेगा, अगर प्लांट नहीं है तो हम फ्रूट भी नहीं खा सकते, यानी हम फूड के लिए या प्रोटीन के सोर्स के लिए हम इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो न्यूट्रिशन के दो ही मोड होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। आगे हम इन दोनों को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, व्हाट इज ऑटोट्रोपिक और व्हाट इज हेटरोट्रोपिक। स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक टाइप का न्यूट्रिशन है, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि नेचर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, इन सभी को यूटिलाइज करके, यूज करके और ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर फूड को प्रोड्यूस करते हों, उन सभी को बोलेंगे अपन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को। और उस प्रोसेस का जो नाम है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो पाता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन प्लांट्स ऐसा करते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, ये ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, चार चीज़ों का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनको अपन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंज्यूम करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के थ्रू फूड को कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं, उनको अपन ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स तो हो गए ऑटोट्रोप्स, और ग्रीन प्लांट्स जिस मेथड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उस मेथड को या उस मोड को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी अगेन दो टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रोप्स और कीमो ऑटोट्रोप्स। यानी कि ऑटोट्रोप्स को हमने दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, फोटो और कीमो। फोटो ऑटोट्रोप का मतलब होता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट एनर्जी का यूज करके, यानी कि अगर लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाते हो या अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हो तो उनको तो बोलेंगे फोटो ऑटोट्रोप्स। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेज का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, उनको बोलेंगे अपन कीमो ऑटोट्रोप्स। लाइक कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं या सल्फर फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर फंजाई हो सकते हैं, वो कीमो ऑटोट्रोप्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये केमिकल सब्सटेंस का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ये एक टाइप का न्यूट्रिशन है, ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओवन फूड। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एबल नहीं हो पाते हैं अपना ओवन फूड प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि उनके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद का खाना खुद बना सकें। तो क्या करेंगे, तो वो न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लाइक ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हमारे पास प्लांट्स अगर अवेलेबल नहीं हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम मैक्सिमम चीज़ें प्लांट से कंज्यूम करते हैं, इसीलिए प्लांट्स के ऊपर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से हम हो गए डिपेंड। तो हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वही बात है कि ह्यूमन बींग्स भी एक्चुअल में ऑटोट्रॉप्स यानी ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप का एग्जांपल हमने अभी देखा है कि प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हो सकते हैं। और इस ट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एनिमल्स या फिर फंजाई या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर हो सकता है। ठीक है ना, जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेगा। ठीक है, और जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स को हमने ऑटोट्रॉप्स बोला था, यहाँ पर भी हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि इनको बोलेंगे हम हेटरोट्रॉप्स। आगे हम कंटिन्यू करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, जो कि होती है प्लांट्स के अंदर। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, एंड H2O एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से टेक इन करेंगे, अंदर के साइड इनहेल करेंगे, उसके बाद में वाटर का यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कन्वर्ट कर देंगे ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसको बोलेंगे अपन ग्लूकोज एक्चुअल में। ठीक है ना, अब ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगी, तो डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिए आप कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये देखो चार चीजें हो गई, एक तो वाटर हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा क्लोरोफिल और सनलाइट। यानी इन चार चीजों का यूटिलाइजेशन करके यूज करके जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना सेल्फ देयर फूड मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो इसीलिए अपन उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन फोटोसिंथेसिस। यानी कि द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड कन्वर्ट दीज इन कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, उनको बोलेंगे अपन फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछ ली जाए, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि 1 नंबर में आपसे या फिर 2 नंबर में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के अंदर 4 चीजों को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। उसके बाद वाटर, तो हमने यहाँ पर वाटर ले लिया। उसके बाद हमने फिजिकल कंडीशन के तौर पर सनलाइट और क्लोरोफिल को रख लिया और इन चारों चीजों की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनेगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ग्लूकोज का। और उसके अलावा देखो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है गैसियस फॉर्म में और उसके अलावा एक्सेस में वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो प्लांट्स हमें बहुत फायदे की चीज होती है, हमारे लिए प्लांट्स है ना, बहुत फायदे की चीजें हमें प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे, तो देखो ग्लूकोज की फॉर्म में उन्होंने अपना खाना बनाया वो तो ठीक है, उसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन भी रिलीज की जो कि एनवायरनमेंट में वो रिलीज कर देते हैं, जिसको ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल जो होते हैं एज ए ब्रीथिंग एज ए रेस्पिरेशन इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम काम में लेते हैं जो कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इनके पास एक्सेस में वाटर बचता है, उसको ये इवेपोरेट कर देते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है उस वाटर को क्या करेंगे, इवेपोरेट यानी वेपर में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। और क्लाउड्स फॉर्म होने की वजह से आप सभी को पता होगा कि रेन स्टार्ट होती है, बारिश होती है। तो प्लांट्स जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उतना ही ज्यादा वाटर प्रोड्यूस होगा और उतनी ही ज्यादा बारिश होने के चांसेस रहते हैं और हेल्थी एनवायरनमेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को हम फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे और उसके अलावा इसकी लोकेशन क्या होगी।
स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल है हमारा सनलाइट। तो देखो सनलाइट तो हमें नेचुरली सन से मिल ही जाती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्टोमेटा के थ्रू इस प्लांट के लीव्स के अंदर एंटर होती है, ठीक है ना। तो स्टोमेटा क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है, ठीक है। उसके अलावा वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जाइलम एक टिश्यू होता है जिसके थ्रू ऊपर लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। तो वहां से हमें वाटर मिलेगा प्लांट्स को। अब हम देखो इन तीन चीज़ों को तो जानते हैं, तीनों नेचुरल रिसोर्सेज है तो इनके बारे में हमें सबको पता है। उसके अलावा हम एक क्लोरोफिल और देखेंगे। हमने अभी देखा है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ होता है, उसका हमें नहीं पता। तो देखो एक्चुअल में ये क्लोरोफिल लोकेशन होती है जिस लोकेशन पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस जहां पर कंप्लीट होता है उस लोकेशन को क्लोरोफिल बोलेंगे, और ये मिलेगा हमें लीफ के अंदर, ठीक है। तो हमने लीफ का डायग्राम बना रखा है जो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मतलब डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ का, तो हमें पता होना चाहिए, डायग्राम आना भी चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट ये कोई लीव्स है जिसको हमने बीच में से सामने से लेके कट कर रखा है। अब इस लीव्स को यहाँ से जूम करके अगर हम देखें तो देखो इसके अंदर दो चीजें मिलेंगी। ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, यानी कि प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उनके ऊपर की जो स्किन होती है, हमारी अगर ये स्किन है तो इसको भी हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स के लीव्स के ऊपर भी एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ऊपर वाली एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस बोलेंगे और जो नीचे की तरफ होती है उसको लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में आपको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल। ये वही क्लोरोफिल है, यानी कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इस लीव्स के अंदर भी कहाँ क्लोरोफिल के ऊपर होती है, यानी कि एक लीव्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमारी लीव्स है बाकी, तो इस लीव के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकते हैं और सभी क्लोरोफिल हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में बाकी की डिटेल हुई। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, लेट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स को कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो फोटोसिंथेसिस के मेनली 3 स्टेप आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखो सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि अभी हमने क्लोरोफिल को देखा था लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो वो जो क्लोरोफिल है वो सबसे पहले क्या करेगा, जो सनलाइट आ रही है, सन रेज आ रही है, वहां से लाइट एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब। सबसे पहला काम एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद में इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि हमें लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी यानी हमें लाइट से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, इसीलिए हमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी, स्प्लिट या ब्रेक कर देगी किसको, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है ना। तो जो वाटर है उसका फॉर्मूला आपको पता है सभी को, H2O होता है। तो इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट कर दिया जाता है लाइट एनर्जी के थ्रू या फिर केमिकल एनर्जी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होने के बाद में ये जो हाइड्रोजन है वो जाकर जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। आप सभी को पता है कि जब भी किसी भी इक्विपमेंट में या किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन के एडिशन की प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आके हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसीलिए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और इसके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तभी तो यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, देखो कार्बन पहले से था, ऑक्सीजन पहले से था, हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि थर्ड स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज एक तरीके से, तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमें फूड रिसीव होता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाता है। तो ये थे कुछ फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स। उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर अभी फोटोसिंथेसिस के बीच में एक वर्ड आया था स्टोमेटा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज स्टोमेटा। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं व्हाट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा होता है टीनी पोर्स जो कि प्लांट्स की लीव्स की सरफेस पर मिलेगा आपको। तो जैसे हमारी स्किन की सरफेस होती है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स हैं, टीनी पोर्स, अगर बहुत गौर से देखोगे तो जिनके थ्रू हमारी स्वेटिंग भी हो पाती है और हेयर्स भी निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी स्किन के अंदर भी छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी भी स्वेटिंग करती है या फिर बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज करती है। तो सेम टू सेम प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर, लीव्स पर। उनका क्या फंक्शन होता है,
तो वो करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि जो गैस है लाइक ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग बन रहा था उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करना था। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट होता है, उसको इनटेक करना था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, दोनों काम यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करेंगे स्टोमेटा, यानी छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिनके थ्रू प्लांट्स गैस को एक्सचेंज करने का काम करेंगे। दूसरा इनका काम होता है लॉसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर होता है उसको, जो एक्सेस में वाटर इनके अंदर बच जाता है उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करने का अंदर। यानी कि हमने पहले देखा था कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो एक्सेस में वाटर बच जाता है उसको इवेपोरेशन के थ्रू या ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो रिलीज करने का जो काम होगा वो भी स्टोमेटा की हेल्प से होगा, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू ही जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो प्लांट से एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। एक्चुअल में ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो देखो यहाँ पर स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है, ये लीव्स के अंदर स्टोमेटा का जूमिंग डायग्राम है। इसके अंदर होते हैं गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स का मेन काम आप सभी को पता है कि गार्ड का काम होता है ओपन और क्लोज करने का। गार्ड का काम होता है डोर को ओपन और क्लोज करने का, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी गार्ड सेल्स का काम होता है स्टोमेटा के स्टोमेटल पोर्स को ओपन और क्लोज करना। तो ये जो गेट है, तो ये दोनों सेल्स, यानी कि ये जो सेल्स हैं हमारी, ये वाली सेल और ये वाली, ये होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल के बीच में मिलेगा स्टोमेटल पोर्स। तो ये स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने का काम रहता है गार्ड सेल्स का। जब हमें वाटर लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करना होता है, जैसे कि नाइट के टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि उस टाइम पर सनलाइट की लैक ऑफ प्रेजेंस होती है, इस वजह से। तो उस टाइम पर एक्सेस में वाटर रिलीज नहीं हो जाए या फिर वाटर का लॉस नहीं हो जाए ज़्यादा, तो इस वजह से इन स्टोमेटल पोर्स को क्या होता है, क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो उस क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गार्ड सेल्स। तो क्लोजिंग करने का काम करेंगे गार्ड सेल, और जैसे ही सनलाइट आएगी मॉर्निंग में तो उस टाइम पर ये गार्ड सेल्स इस स्टोमेटल पोर को ओपन कर देती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इस वजह से यहाँ पर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और स्टोमेटल पोर्स। आई होप कि आपको स्टोमेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या काम करता है और ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम कौन करता है। गार्ड सेल्स होती हैं जो कि ओपन और क्लोज करने का काम करेंगी। आगे हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले हम देखेंगे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर न्यूट्रिशन को। स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप एक बार चैनल को जाके विजिट जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूवर हो तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे बाकी वीडियोस को बनाने में हेल्प होगी और आपका सारा 10th क्लास से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएंगे। और आप अगर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।